मूवी की शुरुआत में हम जोहार नाम के एक आदमी को एक झोपड़ी के पास आते हुए देखते हैं। हम अंदर देखते हैं कि वहां कुछ ऑफरिंग्स रखे हैं और एक बकरी का कटा हुआ सिर भी रखा हुआ है। वह दीवार के एक छेद में हाथ डालता है और जब हाथ निकालता है तो उस पर कई सारे कीड़े लगे होते हैं। वह तेजी से उन्हें झटक देता है और एक औरत जिसका नाम बजंग है उसके पीछे नजर आती है। जोहार पूछता है, कितने दिन तक मुझे इस जगह का रखवाला बनना पड़ेगा? यह गांव अब रहने लायक नहीं रहा। बजंग कहती है, जब तक ये गांव किसी ऐसे इंसान को ढूंढ नहीं लेता जो उसे जिंदा कर सके, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। पेशेंस रखो। सेक्रेड लैंड पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। वो अपने लोग चुनेगा और वो लोग यहाँ आएंगे। उसके बाद वह चली जाती है। जोहार उसे बुलाता है पर सीन कट जाता है। फिर हम एक अस्पताल देखते हैं जहाँ एक लेडी जिसका नाम रूथ है अपने फादर से फोन पर बात कर रही होती है। वह कहती है कि उन्हें आने की जरूरत नहीं, वह और एर्लन सब संभाल लेंगे। तभी उसका बेटा जिसका नाम एर्लन है आता है और बताता है कि माया की रीढ़ की हड्डी और बाएं पैर में फ्रैक्चर है। वह जोर देकर कहता है कि उसे तुरंत बड़े अस्पताल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, वरना उसे परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है। एर्लिन बताता है कि उसकी स्कॉलरशिप माया की सर्जरी के लिए काफी नहीं है। रूथ गुस्से में आकर उसको दोष देती है, कहती है कि उसे खुद का ध्यान रखना नहीं आता है और वो अपने परिवार को कैसे संभालेगा। तभी एर्लिन की बहन विडी वहां पर आती है और बताती है कि एक नर्स उसे ढूंढ रही है। वो अपनी माँ से कहती है, आराम करो। फिर वह माया को चेक करने लगती है। विडी साइड ड्रॉर्स से कुछ देखते हुए एक ब्लैक बॉक्स निकालती है। जैसे ही वह बॉक्स खोलने वाली होती है, अचानक एक आवाज उसे डरा देती है और वह बॉक्स बिना खोले ही वापस रख देती है। तभी माया अचानक से विडी का हाथ पकड़ती है और उसकी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराती है। विडी चीख पड़ती है और एर्लन तुरंत कमरे में दौड़ कर आता है। वह एर्लन से कहती है कि माया ने उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन वह कहता है कि माया के पोजीशन से यह मुमकिन ही नहीं है। अगले सीन में पूरा परिवार माया के साथ घर लौट कर आता है। रूथ कहती है कि वह घर पर ही माया का ख्याल रखेंगे और सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे। एर्लन बताता है कि वह एक बड़े डॉक्टर से माया का चेकअप करवाएगा ताकि उसका सबसे अच्छा इलाज हो सके। रूथ तंज कस कर कहती है, तुम्हें तो खुद ही एक एस्पायरिंग डॉक्टर होना चाहिए। तुम खुद पहले अपनी बहन का इलाज करना सीख जाओ। और वहां से चली जाती है। विडी गुस्से में कहती है कि माँ ने कभी उनका ध्यान नहीं रखा, उन्हें हमेशा बुरी तरह से ट्रीट किया। हमें पता चलता है कि एर्लन और विडी जो हैं वो रूथ के स्टेप चिल्ड्रंस हैं। विडी माया से जलन महसूस करती है क्योंकि माया रूथ की बायोलॉजिकल माँ है। एर्लन उसे याद दिलाता है कि उनके फादर ने क्या सिखाया था। जब वह पूछता है कि अस्पताल में क्या देखा, तो विडी थोड़ा हिचकिचाती है, फिर बताती है कि माया के पीछे कुछ तो है। एर्लन उसकी बात नहीं मानता, कहता है, एक्सरे में फ्रैक्चर्स दिख रहे हैं। लेकिन विडी के मन में डाउट रह जाता है, क्या माया सच में इंजर्ड थी? रात को माया अपने कमरे से निकलती है। रूथ उसे देखकर हैरान रह जाती है और उसे आवाज लगाकर उसके पीछे जाने लगती है। वह देख पाती है कि माया के टांगों से खून टपक रहा है। माया खून को अपने हाथ में जमा करती है और मुंह पर लगाती है। इसके साथ ही एक अजीब सी आवाज निकालती है। धीरे धीरे वह जमीन पर घुटने टेक देती है और उस खून को चाटने लगती है। रूथ डर के मारे झिझक जाती है और वहीं रोने लग जाती है। इसी वक्त विडी की आंख खुलती है और वह कमरे से निकलकर अपनी बहन को चेक करने जाती है। तभी उसे एक डीमन मिरर में माया के ऊपर नजर आता है और फिर दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। फिर वह डीमन उसके पास आने लगता है। माया जोर से चिल्लाती है। फिर एर्लन माया के कमरे में दौड़ता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। तभी वह अपनी मां को जमीन पर बेहोश पड़ा देख लेता है। वह तुरंत उसे जगाता है, फिर देखता है कि माया के कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल गया है। वह अंदर जाकर देखता है कि विडी सही सलामत माया के पास बैठी है और उससे पूछता है कि वो क्यों चिल्लाई थी, लेकिन विडी इस बात का इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह एर्लन अपनी मां की बात सुनता है, जो फोन पर अपने फादर से माया के रात की हरकतों के बारे में बात कर रही होती है। वह कहती है, डैड, आप सही थे। उसके फादर कहते हैं, मैं तो कहता ही था कि गांव का इलाज शहर से बेहतर है और वो कल सुबह सबको लेने वहां पहुंच रहे हैं। इसके बाद रूथ फोन रख देती है। फिर एर्लन चला जाता है और उसकी मां को अस्थमा का अटैक आने लगता है। विडी तुरंत मदद के लिए आती है
और उसे इनहेलर देकर संभालती है। रात के वक्त रूथ अर्लन से कहती है कि अपना बैग पैक करो, क्योंकि माया के इलाज के लिए गांव निकलना होगा। अर्लन कहता है कि डॉक्टरों ने कहा है कि वह रिकवर कर रही है, लेकिन रूथ कहती है सिर्फ मेडिसिन से सब ठीक नहीं होता। अर्लन तंज कस कर कहता है मुझे ट्रेडिशनल गांव के इलाज पर विश्वास नहीं है। रूथ कहती है बस मेरी बात मानो और मुझे परेशान मत करो, और यह कहकर वह चली जाती है। थोड़ी देर बाद विडी 2 बैग लेकर आती है। जब एर्लन पूछता है तो वह बताती है कि वो यह अस्पताल से लेकर आई हैं, जो माया के ड्रावर में रखा हुआ था। एर्लन एक बैग खोलता है और उसमें से एक काला बॉक्स निकालता है। बॉक्स खोलते ही उसमें एक वूडू डॉल मिलती है। विडी हैरान होकर कहती है यह बिल्कुल उस क्रीचर जैसे लग रहा है जो माया के पीछे अस्पताल में था। जैसे ही एर्लन रिएक्ट करने वाला होता है, डॉल हवा में उड़ जाती है और बाहर चली जाती है। जैसे ही वो दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं, तब उनका दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वे दोनों मिलकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा खुलता ही नहीं। दूसरी तरफ रूथ माया के कमरे से गुजर रही होती है। तब वो देखती है कि माया खिड़की के पास खड़ी होती है। वो उसे आवाज देती है, लेकिन माया अचानक बहुत ही अजीब हो जाती है और कैंची से अपने पैर में लगा प्लास्टर काटना शुरू कर देती है। रूथ के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही माया उस पर कैंची से हमला करने लगती है। तभी एर्लन एक गिटार को माया के सर पे मारकर रूथ को बचा लेता है। इससे एर्लन कंफर्म हो जाता है कि माया को हाईलेज ले जाने की बहुत जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए प्लीज। अगले दिन सबको गांव ले जाने के लिए जबो आते हैं, जो रूथ के फादर हैं, और सब मिलकर गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव की तरफ बढ़ते हुए विडी एक अजीब सी औरत को देखती है। आगे बढ़ते हुए वह बच्चों को खेलते और दूसरे गांव वालों को अपने कामों में व्यस्त देखती है। और हम यहाँ जोहार को भी देख सकते हैं, जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। घर पहुंचकर यति यानी कि रूथ की मां उनका स्वागत करती है। एर्लन और विडी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और यति दोनों को चेतावनी देती है कि सेक्रेड एरिया में न जाए। वह फिर उन्हें अंदर बुलाती है। रात के खाने के दौरान यति बताती है कि जब से प्लेग की बीमारी ने यन्हा के लोगों को मार डाला और ये गांव तब से सुनसान पड़ा है। बहुत सारे लोग मर गए और कुछ लोग इलाज ढूंढने चले गए। डिनर के बाद वो दोनों वहां एक दीवार पर कुछ तस्वीरें देखते हैं। एर्लन कहता है शायद ये तस्वीरें गांव में रहने वाले लोगों की होंगी। इस पर विडी कहती हैं कि उसने इन सारे लोगों को गांव में देखा है, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के। एर्लन उससे कहता है कि जब से हम आए हैं पूरा गांव खाली है। विडी एक पुराने आदमी की तस्वीर दिखाती है, लेकिन एर्लन उसे इग्नोर कर देता है और चला जाता है। बाद में रूथ विडी से कहती है कि वह माया के लिए खाना ले जाए, और विडी चली जाती है। एर्लन बताता है कि उसे शहर जाकर हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है और अगले दिन वह चला जाएगा। रूथ कहती है कम से कम अपनी बीमार बहन के लिए रुक जाओ। यति बीच में कहती है चले जाओ, वैसे भी डॉक्टर यहां बेकार होते हैं। पहले भी कई डॉक्टर आए थे। अगले दिन वो डॉक्टर भी गायब हो गए। फिर एक हफ्ते बाद प्लेग अपने आप ही गायब हो गया। वह कहती है अब यहां सिर्फ बजंग, जोहार, रूथ के फादर और मैं बचे हैं। मुझे लगता है कि यह सेक्रेट स्पॉट हमारे परिवार को बीमारियों से बचाता है। एर्लन कहता है आज भी लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं। तब बजंग उस पर चिल्लाकर कहता है तुम्हें यहाँ के बारे में क्या पता है? तुम्हें पता भी है कल सेक्रेड माया को क्या देने वाला है। जबो के ये बोलते ही अचानक उसके मुंह से खून आने लगता है। फिर सीन कट होता है। विडी घर आती है और उसे अचानक से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे वह जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही जब वह टिफिन खोलने वाली होती है, तभी वार्डरोब का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। डरते हुए वह धीरे से उसके पास जाती है। वह देखती है कि अंदर एक बॉक्स पड़ा है और अचानक से 2 हाथ उसे वार्डरोब के अंदर खींच लेते हैं। विडी की चीखों को सुनकर एर्लन दौड़ता हुआ आता है और देखता है कि माया कमरे में खड़ी है। माया कहती है विडी चली गई। वह बाहर की तरफ इशारा करती है, जहां विडी दौड़ती हुई नजर आती है। एर्लन तुरंत विडी के पीछे दौड़ता है, लेकिन अचानक से विडी उसको पीछे से पकड़ लेती है और धक्का दे देती है और वो अपना डेमोनिक रूप दिखाती है। एर्लन डर के मारे परेशान हो जाता है और उसे मारने के लिए एक फावड़ा उठाता है, पर उसे मारने से पहले उसका परिवार वहां पहुंच जाता है। जब वो उसको रोककर थप्पड़ मारता है और कहता है कि
तुम अपनी बहन को कैसे मार सकते हो? तब तक माया इंसानी रूप में वापस आ चुकी होती है और वो रोना शुरू कर देती है। यति कहती है, एर्लन और विडी कल यहां से जा सकते हैं। एर्लन नाराज होकर कहता है, कल ही हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर वह अपनी माँ से कहता है, यह लड़की माया नहीं है, यह एक डीमन है। फिर वो अपनी बहन को ढूंढने बाहर चला जाता है। अगली सुबह बजंग माया पर एक रिचुअल करती है। जब वो एक बकरी का कटा हुआ सिर लेकर आता है और उसे बजंग को देता है। बजंग उस सिर को सेक्रेट स्पॉट को ऑफर करती है, एक बाउल में कुछ मिलाती है, फिर उसमें थूक कर उसे मिक्स करती है। ये सब देख के माया डर रही होती है। फिर बजंग उस पेस्ट को माया के शरीर पर लगा देती है और उसके ऊपर पानी डाल देती है। इसके बाद वह माया को खून पिलाती है। इसी वक्त एर्लन एक काला बॉक्स फिर से वार्डरोब से निकालता है और वो लेकर गांव में विडी को ढूंढने लगता है। रास्ते में उसे जोहार मिलता है, जिसे वो बताता है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है। जोहार उसके हाथों में वो ब्लैक बॉक्स देखता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर हम रात के सीन को देखते हैं, जहां बजंग एक रिचुअल कर रही होती है। वो एक बकरे को काट कर उसका खून पीती है। सेक्रेड लॉर्ड से कहती है कि वो उसे सोल ऑन ऑफर कर रही है। जो जिंदा है वो मारे जाएंगे और जो मरे हुए हैं वो फिर से जिंदा होंगे। हमें यहां पता चलता है कि वो सेक्रेड लॉर्ड कोई और नहीं बल्कि वही डीमन है जो माया के साथ है। एर्लन जोहार से पूछता है कि इस बॉक्स में क्या है। जोहार बॉक्स निकालता है और कहता है, इसमें एक जंगलोट है। जंगलोट को अक्सर किसी को फॉलो करने के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब है कि तुम्हारी बहन की सोल को सेक्रेट के लिए चुना गया है। जब कोई जंगलोट किसी का पीछा करता है तो इसका मतलब होता है कि उसकी सोल चुनी गई है। जो जंगलोट को भेजता है उसका एक मकसद होता है। जंगलोट जिसको फॉलो करता है वो मारा जाता है और जिसने उसे भेजा है उसकी उम्र बढ़ जाती है। वह रात में ही बाहर आता है और कोई भी रूप ले सकता है। फिर एर्लन वहां से अपनी बहन को ढूंढने निकल जाता है। फिर हम विडी को देखते हैं, जो सेक्रेट स्पॉट के अंदर बेहोश है। धीरे धीरे वह होश में आती है, पर उसके सामने एक कटा हुआ बकरी का सिर रखा होता है, जिससे वह डर जाती है। तभी उसे माया की आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए पुकारती है। फिर डीमन विडी के सिर को पकड़ लेता है और उसे डराने लगता है। विडी जोर से चिल्लाती है और एर्लन भागते हुए आकर उसे घर ले जाने लगता है। इसी बीच हम रूथ को और उसके फादर जबो को देखते हैं, जो नशे में होते हैं। रूथ पूछती है, माया ठीक क्यों नहीं हो रही? इस पर जबो रूथ के कप में शराब डालता है, पर वह उसे फेंक देती है और चीख पड़ती है, क्या आपको अपनी पोती की परवाह नहीं है? कमरे में माया फिर से डिमोनिक फॉर्म में बदलने लगती है। उसकी बॉडी कांपने लगती है और जब यति खिड़की बंद करती है, पीछे से माया उस पर हमला करके उसका गला दबाने लगती है। फिर हम जबो को देखते हैं, जो खांसते हुए नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून गिर रहा होता है। तभी एर्लन और विडी घर लौट आते हैं और एर्लन उन्हें संभालता है। फिर विडी जल्दी से यति को बुलाने जाती है, पर जैसे ही वह यति के पास पहुंचती है, वह डर के मारे चिल्लाने लगती है। एर्लन और यति अंदर आकर देखते हैं कि यति की लाश लटकी हुई है और माया बाहर खड़ी है। फिर विडी, रूथ, जबो और एर्लन सब मिलकर कार के पास जाने लगते हैं। कार के पास पहुंचते ही एर्लन सबको वहीं रुकने के लिए कहकर अकेले ही माया को ढूंढने चला जाता है। जैसे ही वह चला जाता है, रूथ को अस्थमा का अटैक आ जाता है। विडी फिर से घर में आती है, देखती है कि यति की लाश गायब है और वो फिर से जिंदा हो गई है। वो डर कर बेड के नीचे छिप जाती है, लेकिन यति आकर उसे बाहर खींच लेती है। इसी बीच रूथ अपने बेटी को खुद ही ढूंढना शुरू करती है। जहां पर माया उसे मिलती है, लेकिन वो पोजेस हुई होती है। रूथ उसे कुएं के पास खड़ी होकर आवाज लगाती है, लेकिन माया अचानक टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आती है और उसे कुएं में धकेल देती है। फिर बजंग जो होती है, वो जबो के सामने कार के बाहर खड़ी होती है और उसे शुक्रिया कहती है। और हमें यहाँ पता लगता है कि जबो ने ही पूरी फैमिली को यहाँ बुलाया था, ताकि वो माया के सोल का सैक्रिफाइस दे सके। असल में उसने बजंग के साथ एक डील की थी, अगर वो माया के सोल की सैक्रिफाइस देगा तो वो उसकी बीमारी को ठीक कर देगी। लेकिन बजंग का प्लान कुछ और ही था। बजंग असल में जबो और उसके परिवार को मारना चाहती थी, ताकि वो गांव के मरे हुए लोगों को जिंदा कर सके। गांव में जो बीमारी फैली थी, उसका जिम्मेदार जबो ही था। उसी ने गांव के पानी में जहर मिला दिया था, जिससे गांव में प्लेग फैल गया था। वो गांव वालों का सैक्रिफाइस देकर अपनी बीमारी ठीक करना चाहता था, लेकिन सैक्रिफाइस कबूल नहीं हो पाया और इसके पीछे भी बजंग ही थी। कार में जब वो पीछे से आवाज सुनता है
और माया उसके कंधे पर हाथ रख देती है। डरकर वह चीखने लगता है। कार से उतरकर वो भागने लगता है, पर माया उस पर फिर से हमला कर देती है। इस बीच अर्लन एक अजीब सी एंटिटी देख लेता है, पर जोहार उसे रोक लेता है। अर्लन उसे पूछता है, तुमने मुझे क्यों रोका? जोहार उसे इशारा करते हुए बताता है, वो बजंग गांव की शमन है। वह उन सभी को हील करती है जो यहाँ आते हैं, और इन सभी स्पिरिट्स को कंट्रोल करती है। जिस तरह वह हील कर सकती है, उसी तरह बुरा भी कर सकती है। बजंग इन लोगों का बलिदान देना चाहती है, जिसमें एक जिंदगी को दूसरी से बदल दिया जाता है। और तुम अपनी बहन को एक ही तरीके से बचा सकते हो। तुम्हें उस सेक्रेट स्पॉट को तोड़ देना होगा। शायद तब तुम्हारी बहन और यहां फंसी हुई स्पिरिट्स आजाद हो जाएंगी। यह सुनकर अर्लन तुरंत कार के पास दौड़ता है, पर उसे देखने को मिलता है कि उसकी बहन और मां गायब हो चुकी हैं। तब जब वो घायल हालत में उसे मदद करने के लिए बुलाता है, अर्लन गुस्से में कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा था कि माया को अस्पताल में दाखिल करना चाहिए था, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब इस सब के जिम्मेदार तुम हो। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बजंग जब्बो से कहती है, हो सकता है सेक्रेड उसकी सैक्रिफाइस स्वीकार न करे। तुम्हें अपने फैसले पर फिर से गौर करना चाहिए। फिर वह जब्बो को एक काला बॉक्स देती है। जब वो चुपके से अस्पताल जाता है और उस बॉक्स को माया के बेड के ड्रॉर में रख देता है। फिर वह रूथ को मना लेता है कि गांव जाकर माया का इलाज हो। प्रेजेंट में अर्लन चीखता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, और जाते जाते रुक जाता है। वह मुड़कर देखता है कि माया जब्बो का गला दबा रही है। वो उसे रुकने के लिए कहता है। तभी यतिविड़ी के बाल खींचकर घसीट रही होती है। फिर उसकी आवाज सुन के अर्लन जल्दी से सेक्रेट स्पॉट की तरफ दौड़ता है। वो बजंग को देखता है, जो माया और विडी को ग्रेव में धक्का दे देती है। वो वहां जाकर देखता है, लेकिन ग्रेव खाली होती है, वहां कोई नहीं होता। तभी गांव के मरे हुए सारे लोग फिर से जिंदा होने लगते हैं और एर्लन को ग्रेव में धकेल कर उसके ऊपर चावल डालने लगते हैं। फिर जोहार एर्लन को बचाने के लिए वहां आता है और उसे ग्रेव से बाहर निकाल देता है और उसे उसकी बहनों को बचाने भेज देता है। फिर एर्लन सेक्रेट स्पॉट पर पहुंचकर वहां खुदाई करने लगता है और उधर जोहार जिंदा हुए लोगों को रोकने के लिए कुछ चांटिंग्स करने लगता है। फिर एर्लन के पास बजंग आ जाती है, जो जंगलोट को समन करती है और जंगलोट एर्लन पर हमला करने लगता है। तभी जब वो आकर जंगलोट के सर में एक चाकू से हमला कर देता है और वो सेक्रेट स्पॉट के अंदर वापस चला जाता है। लेकिन बजंग गुस्से में आकर जब्बो का गला दबाकर उसे मार देती है। इसी बीच एर्लन अपनी बहन को बाहर निकाल देता है, लेकिन बजंग पीछे से एर्लन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ाती है। लेकिन जोहार पीछे से बजंग पर हमला कर देता है और उसे सेक्रेट स्पॉट के अंदर गिरा देता है और जंगलोट उसे खींचकर सेक्रेट स्पॉट के अंदर ले जाता है। फिर एर्लन जल्दी से उस सेक्रेट स्पॉट को आग लगा देता है और जंगलोट जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एर्लन और जोहार दोनों माया और वीडी को वहां से ले जाने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद एर्लन, माया और वीडी एक स्कूल में गांव के बच्चों के बीच पहुंचते हैं। कुछ बच्चे क्लास से बाहर निकलते हैं। उन्हीं के जोहार बाहर आता है। एर्लन जोहार से कहता है, तुम अकेले ही इन क्रिएचर्स का सामना कर सकते थे, तो तुमने बजंग को क्यों नहीं मारा और सेक्रेट स्पॉट को पहले ही क्यों नहीं जला दिया? जोहार कहता है, मैंने हमेशा से बदलने की और सही रास्ते पर चलने की सोची थी, पर मेरा दिल गांव की रक्षा में लगा रहा। अब मुझे लगता है कि गॉड सबसे ताकतवर है। फिर जब सब जोहार को अलविदा कहकर जाने लगते हैं, तभी सफेद कपड़े पहना हुआ मिस्टीरियस आदमी जोहार के पीछे खड़ा होता है और मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।